अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। शामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज जो है असेंबली में आपने देखा हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो इलेक्ट होके आए हैं उन्होंने हल्फ उठाया और उसके बाद रोल कॉल पर जो है उन्होंने सिग्नेचर भी किए। जब इमरान खान साहब रोस्टम की तरफ गए सिग्नेचर पर साइन करने के लिए तो उस वक्त नारे लगे कि इमरान खान वज़ीर आज़म, और जब शहबाज शरीफ गए तो खामोशी थी। हालांकि उनके पार्टी के लोग पहले ये बाहर ये कह के गए थे कि जी हम भी खूब नारेबाजी करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से कोई नारेबाजी नहीं हुई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2013 की असेंबली में जब नवाज शरीफ के जो अपोजिट कैंडिडेट थे जब वो गए तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने नारे लगाए थे और अपने कैंडिडेट के हवाले से। लेकिन ये मामला जो है अब बहुत खुशाइंद भी कहा जा सकता है कि अपोजिशन ने जो है बहुत ही अच्छे रवैये का उन्होंने आज मुजाहरा किया कि बहुत ही धीमे अंदाज में रहे। हालांकि कहा यह जा रहा था कि अंदर जाके हम काफ़ी हंगामा आराई करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह इमरान खान साहब उठ के गए और बाकायदा अपोजिशन के लोगों से मुसाफा किया और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो के साथ उन्होंने मुसाफा किया और उसकी वीडियो भी दिखाई। कहा यह जा रहा है, तस्वीर सिर्फ आई है, वीडियो नज़र नहीं आई कि जरदारी साहब के साथ भी उन्होंने बाकायदा मुसाफा किया, लेकिन शहबाज शरीफ बहुत खामोशी से बैठे रहे। नाज़रीन, इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ साथ आज शहर में 3 बड़ी हेयरिंग्स चल रही थी। ओमनी ग्रुप के हवाले से, अनवर मजीद के हवाले से 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था सुप्रीम कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था बेल के हवाले से, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 में मियां नवाज शरीफ साहब का केस था उसका अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के हवाले से। और वो वहाँ आए और कहा यह जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का सख्त मूड ख़राब था और बहुत थोड़ी देर की ये वो हियरिंग थी। और जब वो गए हैं और उनके जो लोग आए हुए थे वहाँ पे वो उनको हाथ हिला रहे थे, लेकिन बहुत बादल नाखास्ता उन्होंने हल्का सा हाथ हिलाया और मुंह फुलाते हुए वापस चले गए। शाम साहब, एक तो अब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी पार्टी मेरी पार्टी बना दी अब आपने या मतलब ये कि तमाम लोग जो हैं वो आए असेंबली में, बाकायदा आज हल्फ बर्दारी हो गई है और ये एक खुश आइन बात है कि अब हम टेक्निकली थर्ड टर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम आज दाखिल हो गए हैं। अच्छा ज़मीर, देखें ये एक चीज़ आपने और बतानी थी, मेरा ख्याल है आप शाह सलमान साहब का जो फोन है वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट खबर वो आज की ये है। कल उनके साहबजादे प्रिंस सलमान ने फ़ोन किया और आज शाह सलमान फ़ोन किया। इस पर हम बात करेंगे डिटेल्स, हमें इस हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल वो एग्जैक्टली। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये 15वां असम्बली का इजलास था जिस तरीके से आज हुआ, और जिस तरह बताया गया था कि जी बड़ा हंगामा खेज़ इजलास होगा। और मुशाहिदुल्लाह खान सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान जो बड़े अहम रहनुमा PMLN के, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर यानी असम्बली के अंदर और बाहर जो है ना भरपूर मुजाहरा किया जाएगा, ज़बरदस्त एजिटेशन होगा। लेकिन टू माई अटर सरप्राइज़ थ्रू आउट मैं देखता रहा बैठ के कि कोई बात नहीं हुई, खामोशी के साथ सब चीज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कन्विंस हो गए कि जो इमरान करने जा रहा है वो बेहतर है, या कुछ उनके अपने लिखने वाले कह रहे हैं कि जी वक्त आ गया कि थोड़ा सा इनको टाइम दिया जाए। लेकिन ज़मीर, सबसे अहम बात इस हवाले से यह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और बाद में ख़बरें आईं कि जी जरदारी साहब से भी मिले, शहबाज शरीफ साहब से क्यों नहीं मुलाकात तस्वीर आई। मेरा अपना ख्याल है कि जी उनको ग्रेस शो करनी चाहिए थी, उनसे भी मिल लेते हैं। गवर्नमेंट में आने के बाद आप रिसीविंग एंड पे चले जाते हैं और फिर आप रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं, फिर स्टेटमेंटशिप ये डिमांड करती थी कि आप उनसे भी मिल लें। लेकिन चलें ये एक मिनट शाम साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उनसे मिलना चाहिए। जब भी कोई प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं या आप किसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं सलाम दुआ करने के लिए, तो दूसरी तरफ से बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फेस एक्सप्रेशन देखते हैं। हो सकता है इमरान खान साहब ने को वो वाइब्स ना मिली हो शहबाज शरीफ से, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो बहुत कन्नी कतरा के आराम से सीट पे लेटे हैं। एक दूसरी तरफ से भी तो एक जेस्चर नजर आए तो फिर देखिए बात यह ज़मीर के इमरान क्या देख रहे थे, उन्हें क्या नजर आ रहा था ये हमें नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मुसलसल कैमरा दिखाता रहा है और मैं मुसलसल उनको देखता रहा हूँ। ही वॉज टू टेंस और मुझे नहीं समझ आई कि क्या, एक तो देर से आए कंपैरेटिवली बाकियों की निस्बत। अब देखें वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, उनको पहले आना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, वो आके किसी को नहीं मिले। कोई जो लोग मिले उनको आके 2-4 लोगों ने आके उनकी सीट पे उनसे मुलाकात की और वो राना सनाउल्लाह के साथ बैठ के हल्की फुल्की गुफ्तगू और
चेहरा बड़ा उनका परेशान और उदास था। क्यों था ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह है। एक तो परवेज़ वजह मलिक भी काफ़ी देर बैठे रहे उनके पास। देखें ना, अब होना और फिर आमतौर पे ये कहा जा रहा है और तो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने चीज़ें आ रही हैं कि दोनों भाइयों का बयानिया और नुक्ता नज़र में क्या फ्यूचर की सियासत क्या करनी है वह बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। अब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब चाहते थे कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए, तसादम की तरफ जाना चाहिए। बात की मुझे वैसी मतलब ख्याल आया एक बात का कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के लिए पहली दफ़ा है ना नेशनल असेंबली में कदम रंजा फरमाया है उन्होंने, तो शायद वो जो एरोगेंस थी, जो जिस तरह वो पंजाब असेंबली में आते थे, फॉर ग्रांटेड आते थे, उनको पता था कि यार मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर एंटर हुआ हूँ। और आपको क्या नहीं, पंजाब असेंबली में कितनी दफा आए, कितना एहतजाज होता है, बड़ा नहीं, मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि वो जिस तरह अपने लोगों से नहीं मिले आज, मैं ये बात कर रहा हूँ कि शायद वो आज भी उसी जोन में शायद एंटर में कि मैं पंजाब असेंबली में ही दाखिल हो रहा हूँ कि मैं। देखिए, आज उनकी जो मीटिंग हुई है उसके बारे में भी आप बात करेंगे बाद में। जो मीटिंग की है जिसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ा भरपूर तरीके से हम मुज़ाहमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जिस तरह आज का सेशन इतना स्मूथ किया है उससे तो नहीं लगता कि ये कोई दे प्लान टू पुट अप अ स्ट्रॉन्ग फाइट। और दूसरा मुझे लगता है स्पेसिफिकली श्याम साहब आपने जो कहा कि वो किसी से भी नहीं मिले, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि अपने पार्टी के लोगों से भी नहीं मिले, उनसे भी नहीं मिले। और फिर दूसरा जो देखे ना, कितने दिनों से ज़मीर ये बात बताई जा रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उनका कैंडिडेट यानी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, ठीक है। और फिर जो इनके दरमियान कोई सेकंड ईयर के दरमियान गुफ्तगू हुई, कहा यह जा रहा है कि जी फर्स्ट ईयर तो इनकी मिली नहीं है, यानी शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेकंड ईयर में भी जो मुलाकातें हुई हैं वो अंदर से तलाती आ रही हैं कि लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि जी कोई हमें बाकायदा तरीके से नहीं बताया जा रहा कि हमने किस मौजू पे बात करना है, हमारा एजेंडा क्या है, किन इश्यूज़ के ऊपर आगे लेके जाना है, हमने अगर गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है तो वो इश्यूज़ क्या होंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियां अपने कार्ड्स अब छुपा के रखे हुए। एक तो वो रखे हुए हैं, दूसरा मुझे लगता है ज़मीर के जरदारी साहब पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, वैसे तो मुफाहमत के बादशाह हैं, मुझे लगता है वो जब वो कहते हैं ना कि मुझे इन्होंने जिच किया, तो मैं आई बिलीव कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ख़ास तौर पे जब इनके छोटे भाई अब्बास शरीफ की डेथ हुई थी, वो जाना चाहते थे, विज़िट करना चाहते थे, उन्होंने ख़ुद भी फ़ोन किए और कुछ और लोगों से फ़ोन करवाए, नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई मना कर दिया। उसके बाद से उनके मुसलसल बयानात आते रहे और इलेक्शन से 2 दिन पहले भी कि जी कम वक्त में इनके साथ मेरी कोई बातचीत, पार्टी की कोई तावन, किसी किस्म का कोऑपरेशन हमारा इनके दरमियान नहीं होगा, अब इनके साथ मेरी लड़ाई होगी। तो मेरा ख्याल है उस तनाज़र में पिछली हुकूमत के 4 साल गुजरने के बाद ये स्टेटमेंट आई थी। और इस पे एक दफ़ा मुझे वो भी याद आ गया जो जरदारी साहब की एक फेमस वो क्लिप था जो वायरल हुआ था, जो शायद पेशावर में उन्होंने बोला था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा था ये तो मेरे नवाज शरीफ से मिलके आया था और नवाज शरीफ के कहने पर, और उससे भी बिल्कुल डिसोन कर गए थे और नवाज शरीफ ने मिलने से भी इनकार कर दिया था उस दफा भी जब ये बात हुई थी ना। देखें, ये जो बात क्रेडिट की है, क्रेडिट देना चाहिए। जरदारी साहब ने कहा, फिर सॉरी करके वापस आए, 2-3 महीने वो बाहर रहे, फिर जब मामला हो गए फिर वापस आए, फिर पाकिस्तान में आके उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने नवाज शरीफ साहब के कहने पे किया था। मज़ेदारी की बात है ज़मीर, नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई कंट्रडिक्शन नहीं आई इस बात की कि मैंने जरदारी साहब को ये कहा था कि जी आप ये काम करें और इनके खिलाफ बात करें। नहीं, लेकिन उन्होंने ओन भी नहीं किया था कि मैंने कहा था। और दूसरा, जब वो मिलना चाहते थे नवाज शरीफ से प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो तब भी उन्होंने मना कर दिया था इमीडिएटली आफ्टर दैट स्टेटमेंट, जो मुझे याद पड़ता है। अच्छा हम साहब, बाकी तो बातें, लेकिन ये आपस में भी तो नहीं इनकी मुलाकात हुई ना वहाँ पे आज? शहबाज शरीफ और जरदारी साहब, मैं वही कह रहा हूँ, ये एक बड़ी मतलब जॉइंट ऑपोजिशन का हमारे कान पक गए पिछले 15-20 महीने से सुनते। मैं ये कहता हूँ कि अगर फर्ज करें जॉइंट ऑपोजिशन, चलें फर्ज करें ज़मीर के कोई इख्तलाफी बात है, तो बिलावल से तो मिलने में कोई हर्ज नहीं था। वो तो जिस तरह आप देखें, सब लोगों ने बिलावल से मुलाकात की, इमरान खान साहब उठ के गए, मिले, उनके साथ फ़ोटो सेशन भी उनका हुआ। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल का क्रेडिट जाता है कि पूरी इलेक्शन कमेन में जो आप देखें, जिस अच्छे पैराए में उन्होंने गुफ्तगू किया है, किसी के ख़िलाफ़ उन्होंने बदज़ुबानी एक लफ्ज़ नहीं, सब जाकर माफ़ी मांग के आए हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि आइंदा ऐसी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन बिलावल को लोगों ने अप्रिशिएट किया। भाई आप उससे मिल लेते। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि तनाव की कैफियत आपस में है। और फिर आज जो तय किया गया था मुशाहिदुल्लाह साहब के, जी हम कन्फ्रंटेशन होगी, शोर करेंगे, एजिटेशन होगा, जॉइंट ऑपोजिशन, वो नहीं किया गया। और फिर आप देखें सब्सिक्वेंट मीटिंग में जो आपकी तलात भी यही है कि शहबाज शरीफ साहब के लोगों ने सवालात उठाए, सवालात आपके पास अंदर की खबर भी है, सवाल नाराबाजी क्यों नहीं की। हमारे रिपोर्टर अनवर रजा साहब ने ये खबर दी है, इनसाइड स्टोरी ऑफ द पार्लिमानी पार्टी जो भी PMLN की थी, और उसमें उन्होंने एक बड़ी
शहबाज शरीफ ने जो उस महफिल में जो बात की, उन्होंने कहा इलेक्शन में धांधली के अलावा और भी हमारी कमजोरियां थीं जिनके बायस नतायज हमारे हक में ना आए। शहबाज शरीफ साहब, ये अनवर रजा साहब की एक्सक्लूसिव इनसाइट्स। अब शाम साहब ये अच्छा, आप जो मुस्कुराए हैं ना, मैं समझ गया। अब ये कमजोरियां चलें, धांधली तो सब शोर मचाते, कहते हैं हमारी पार्टी के अंदर और भी कोई कमजोरियां थी। वो देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी तो इनके भाईजान की बात ली जाए तो जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब नहीं लेके गए। देखें, फिर वही बात आती है कि ड्यू क्रेडिट। आप कहना चाह रहे हैं कि उस बयानिए को लेके चलते तो ज्यादा इंपैक्ट बेहतर आता, जो नवाज शरीफ ने और उनकी साहबजादी ने बयानियां। वोट बैंक तो उनका इसी बुनियाद पे बना। नवाज शरीफ साहब ने, आप देख लें कि जितने जलसे किए, उनकी बेटी ने जो धुआंधार तकरीरें की, उन्होंने सारे अदारों को ललकारा और उन्होंने कहा कि जी वोट को इज्जत दे के तनाजर में उन्होंने कोई अदारा नहीं छोड़ा जिस पे उन्होंने सख्त तनकीद ना की। उनका जो पॉपुलर कैंपेन थी वो यही थी, वोट को इज्जत दो। और फिर उनके लोगों ने एक मिथ बना दी थी कि जी पाकिस्तान में अगर कोई अदारों की जो इस वक्त बालादस्ती है, जो चलने नहीं देते, जमहूरियत को पनपने नहीं देते, उनको तोड़ने के लिए अगर कोई बंदा को काम कर सकता है तो नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी बेटी है। अब बात यह है कि उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कैंपेन बड़े ढीले अंदाज में चलाई। फिर आप देखें, जब वो लंदन से आए नवाज शरीफ साहब, आपकी भी तला है, मेरी भी तला है, बड़ा शदीद गला है कि जी शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे क्यों नहीं गए। फिर आपकी भी तला है, मेरी भी तला है, बहुत से लोगों को भी तला है कि जब वो अपनी वालदा को लेके पहले दिन जेल में मिलने के लिए गए नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब का बड़ा मूड ख़राब था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता इन्हें, कहीं आप उधर जाके बैठे। फिर सवाल किया उन्होंने कि जी इनसे पूछें कि ये एयरपोर्ट क्यों नहीं आए। मेरा ख्याल वो तो और ये भी बात है। और दूसरा, जब एयरपोर्ट जाने के हवाले से जो हमने बात भी बताई थी कि जी उनको रास्ता भी दिया जा रहा था। हमजा गाड़ी चला रहे थे, शहबाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए थे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और किसी की, और वो बाकायदा लोग रास्ता भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था गो स्लो, बिल्कुल आराम से गाड़ी चला। ज़मीर, अब वही बात आती है कि रसवाई हमारी मीडिया की फिर होगी। हमारे मीडिया के नौजवानों ने और कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था जी कि लाखों का मजमा है। और फिर जो एक तस्वीर आई वो ख़ास तौर पे आपने 2 दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी दिखाई थी कि जनाब रास्ता क्लियर हो गया है हमजा का और उनकी गाड़ी का, और लेकिन ये चला नहीं रहे। मतलब ऐसे मौके पे तो आपको मौका मिलना चाहिए कि आप जिग जैग करके भाग भूग के आप पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचे। तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो अच्छा, आज उसकी उस पार्टी में लीगी रहनुमाओं ने ये कहा कि जी हमें नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी के हवाले से भरपूर कैंपेन चलानी चाहिए और बहुत जो है ना, नवाज शरीफ हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इनके लिए मौसर मुहिम चलानी चाहिए। देखिए, अगर ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बोला। अब उन्होंने कुछ लीगी रहनुमाओं ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब अपने दाएं बाएं देखें कि आपके लोग कौन बैठे हुए हैं। अब ये अजीब पीएमएलएन के अंदर जो एक कहानी बन गई है, और जहां से जो आज शेख रशीद ने बात की है कि दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते, आपस में मिल के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। ये उन्होंने पहली प्रेडिक्शन, जिस तरह वो कहते हैं ईद से पहले कुर्बानी होगी और फिर वो जो पहले पूरे 5 साल 23 मार्च से पहले ये हो जाएगा, नवंबर से पहले ये हो जाएगा। मैं पिछले 4-5 साल की उनकी प्रेडिक्शन, अब मुझे नहीं मालूम। ये उन्होंने कहा कि हल्फ उठाने के बाद मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि ये दोनों पार्टियां साथ नहीं चल सकेंगी। देखें ज़मीर, अब इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त पीएमएलएन के अंदर शदीद तनाव है, पार्टी के अंदर शदीद तनाव विदिन कि भाई एक तो हमारा बयानिया नहीं बिका, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जेल में हैं, इलेक्शन कैंपेन ढीली रही। वो होते तो सूरत हाल, मेरी ज़ाती राय है कि अगर वो ख़ुद कैंपेन कर रहे होते तो शायद सूरत हाल इनके लिए बहुत बेहतर होती, मतलब इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर सीट्स। वो नहीं हुआ, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा है, बार बार लग रही है कि जिस तरीके से एक बड़ा कोऑपरेशन पीपल्स पार्टी के साथ, एमएमए के साथ तो किसी हद तक हो सकता है हुआ हो, लेकिन आपने देखा बिलावल ने डिस्टेंस किया अपने आप को कि जी हम जो फजल रहमान कह रहे हैं, हम फौज को क्रिटिसाइज़ करने में, अदारों को क्रिटिसाइज़ करने के हक में नहीं। मेरा ख्याल है इवेंचुअली चलें। अच्छा साहब, आपने जो बात की है इसमें मैं एक एडेड इन्फॉर्मेशन, ये आए थे ना ईसीपी में बाहर करने के लिए, तो फिर मौलाना फजल रहमान की एक तकरीर जो हमने सुनाई भी कि जी उन्होंने इदारों के ऊपर कहा, वाज़े तौर पर हमें बता दें कि जी अदलिया किसकी है, फौज किसकी है, पाकिस्तान की है, इस किस्म की बातें। कितनी शर्मनाक बात है कि आप कहेंगे जी हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। हाँ, अब ये आप देखें, ये कोई बात है जिस मुल्क में खाएं, जिस मुल्क ने आपको इतनी अय्याशी कराई है, इज्जत दी है जी, इज्जत छोड़े चले, इज्जत तो हमारे लोग जो ना इज्जत को इज्जत समझते ही नहीं। आप देखें कि मॉनेटरी बेनिफिट कितना बड़ा हुआ। ये आप देखें चार्टर्ड फ्लाइटें लेके जाते रहे, और दुनिया जहाँ की आप 13-14 साल आपने एक इतना जबरदस्त, आप बड़ी मजेदार बात करते होते हैं कि टिश्यू पेपर तक जो है सरकारी खर्चे पे खरीद इस्तेमाल करते थे। इतना कुछ करने के बावजूद अगर आप हार गए हैं तो आपका साहबजादा जीत गया। भाई आप
कितना शोर क्यों कर रहे हैं? अचकजई साहब हारे किससे? एमएमए के कैंडिडेट से, MMA के। और उनके साथ ही खड़े होकर जो है और ना वो भी यही बात कर रहे हैं। प्रधानगी अच्छा हो नहीं, गई। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊं कि उस दिन जरदारी साहब ने फिर अपने 2 खास लोगों को वहां पे जलसे में जो जुलूस में थे उसमें फोन किया कि भाई निकल जाओ, हम इस बयानिए के साथ इस जलसे में नहीं खड़े होंगे, बस जो तुम लोगों ने बोलना था बोल लिया। फौज के हवाले से, अदलिया के हवाले से, ये जरदारी साहब ने बाकायदा फोन पे उसी वक्त डायरेक्शंस दी और उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले चले गए और वापस नहीं आए। देखिए बात यह है कि जो अपोजिशन का एक बड़ा स्टांस हो सकता था, जो कह रहे थे ना कि जी बड़ी फॉर्मेडेबल अपोजिशन है, ये पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बड़ा स्ट्रांग, बड़ा टफ टाइम देगी, मेरा ख्याल है उसमें से हवा निकल गई। पहली तो बात है कि जो यहाँ पे पहले दिन ही आपने देखा इस्लामाबाद आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं प्रोड्यूसर शबाश एहसन इकबाल साहब ने जो एक बात की है उस पे, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर साहब हमें एहसन इकबाल का अगर सुनवा दें तो उस पर क्विकली हम कमेंट लेते हैं श्याम साहब से भी। वडेरी की बेटी नहीं हूँ, मैं एक मामूली ख्याल में वो प्लेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप अच्छा साहब जो उन्होंने कहा कि जो आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। देखिए मैं वन लाइनर इसका जवाब दूंगा, इमरान ने अगर डिलीवर किया तो नवाज शरीफ साहब का बयान तहलील हो जाएगा। अच्छा देख लीजिए, चले बिल्कुल हो जाएगा। मेरा ख्याल में एहसन इकबाल का शॉट अगर सुन लें तो फिर ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी बात। आपने जो कौम को ख्वाब दिखाए थे अब जरा पूरे करके दिखाएं और आपको मालूम होगा कि आटे दाल का भाव क्या है। चलें देखें ज़मीर, ये तो सियासत में होता है, आप बयान देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खुल के बातें भी कर रहे होते हैं। मैं तो ज़्यादा इस चीज़ लेकिन मुझे फिर इनके 5 साल याद आ जाते हैं ना, जो ये अपनी पावर में रहे हैं श्याम साहब। देखिए मैं अब ये बात इनको जेब देती है एहसन इकबाल साहब। हमारे 3 जर्नलिस्ट हैं जो इनका बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है नवाज शरीफ के लिए, PMLN के लिए। पिछले 2-3 दिनों में आर्टिकल लिखे गए, तो मैं नाम ले देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जी बड़ी अच्छी बात की, पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त चाहिए कि मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, इनको खामखा जो है ना वो लड़ाई नहीं करनी चाहिए और भरपूर तावन करना चाहिए ताकि ये अदारे मजबूत हो जाएं। वो जो खुद कहते हैं कि जी अदारे मजबूत नहीं है, भाई अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और फिर अगर आप ये बार बार कहते हैं जी इमरान ने जो किया हम भी वही करेंगे, तो फिर आपका बयानिया किधर गया? ऑपोजिशन करें, इशू बेस्ड ऑपोजिशन से कोई नहीं रोकता, आप आए, और ये तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेकिन फिर श्याम साहब जो ये बात करते हैं ना कि जी आपने जो कौम से वादे किए थे, तो इनसे ये कोई पूछ ले कि इन्होंने जो वादे किए थे वो कहाँ गए? एक तो वो, दूसरा ये कि आटा दाल का भाव इमरान खान को पता, खैर वो तो मैं क्या बोलूं कि इमरान खान साहब ने तो कभी ग्रोसरी की नहीं, उनको तो पता नहीं चलेगा। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है श्याम साहब कि आटा और दाल का भाव का जो है ना वो पूरा होमवर्क करके आ रहे हैं। आई एम कन्विंस कि असद उमर, और एक्सपेक्टेडली कहा यह भी जा रहा है कि शायद उमर अयूब साहब भी उनको असिस्ट करेंगे, क्योंकि उनका भी एक रज़ाक दाऊद बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टीम होगी। जो फौरी तौर पे जो इन्होंने कहा था ना कि जी 1 करोड़ नौकरियां और 10 लाख घर में बना के दूंगा, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि लंदन बेस्ड एक रियल एस्टेट टाइकून, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो कहते हैं कि बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास हैं, वो आए हैं, उन्होंने एक्सपर्ट हैं वो, और वहाँ लंदन बेस्ड हैं, और उन्होंने कहा है कि जी मैं पैसा लेके आऊँगा, मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा और मैं इमरान खान की इस बात को पूरा करने में भरपूर मदद करूंगा। मेरा अपना ख्याल है, देखिए बात एक जुमला अगर इजाजत दें, ब्रेक की तरफ जाना है। इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जब लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर बिल्कुल एग्जैक्टली यही मामला है। और नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो मजीद आज सूरत हाल का मालूम करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे टिक्का खान सानी, जो आज सुबह सेशन में मौजूद थे। अंदरूनी कहानी भी पूछेंगे कि PTI में चल क्या रहा है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। Stay with us. वेलकम बैक। शाम साहब, टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन टिक्का खान सानी ने अभी एक बहुत ही खौफनाक किस्म की कोई खबर ब्रेक की है, जो हमें बताया जा रहा है कि इसी ब्रेक के दौरान, तो टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल जी इरशाद। मेरा ख्याल है टिक्का खान, ये तो अब ज़मीर आपसे मजीद इसकी तफसील पूछ लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बड़े करीब हैं इनके, बड़े लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब का कहते हैं बड़ा भरपूर रोल है सारी अपॉइंटमेंट्स में, मेरी इतलात भी यही हैं और मेरा ख्याल आप भी ज़्यादा जानते हैं कि जो जहांगीर तरीन को पहले मिला उसका काम हो गया। असद कैसर साहब जो हैं वो मिले, उनको वो स्पीकर हो गए।
महमूद खान जो है ना वो सीएम बनने से पहले जहांगीर तरीन से उनकी मुलाकात हुई तो वो केपी के सीएम हो गए। एमक्यूएम वाले सबसे पहले जो है ना जहांगीर तरीन को मिले, डायरेक्ट उनकी मुलाकात हुई, मामलात उनके साथ तय हुए। अख्तर मैंगल की उनके साथ डायरेक्ट मुलाकात हुई तो वो इनकी तरफ आ गए। कासम सूरी जो डिप्टी स्पीकर बने उनकी मुलाकात जहांगीर तरीन से हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो है ना वो जो उनकी मुलाकात इनसे हुई है, जो कहते हैं सीएम पंजाब बनने जा रहे हैं। और उनकी उससे पहले 2-3 दिन पहले 1-to-1 इमरान से भी मुलाकात हुई थी। आप क्या समझते हैं कि वाकई उनका रोल है सब कुछ करवाने में, बनाने में? जी बहुत बहुत अहम सवाल। आपके पास तो सारी मालूमात हैं। एक मुश्ताक गनी का नाम भी उसमें शामिल कर लें, जिसको आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बनाया गया है। उनकी भी मुलाकात जहांगीर खान तरीन से ही हुई थी। उसके बाद उनकी नॉमिनेशन हुई। तो बिल्कुल जहांगीर खान तरीन बहुत अहमियत के हामिल है। चूँकि देखिए अभी ना तो वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, दोनों इस सीन से आउट हैं। लेकिन हुकूमत साजी में जितना अहम किरदार जहांगीर खान तरीन ने अदा किया, शायद ही कोई और कर सका हो। अलीम खान का इसी वजह से तो फैसला ताख़ीर का शिकार है, चूँकि जहांगीर खान तरीन बड़े करीबी दोस्त हैं अलीम खान के। इसी तरह सत्तैन खान जो हैं वो भी उनके करीबी दोस्त हैं, अजीज़ रिश्तेदारी भी है। तो अलीम खान को बिल्कुल जो भी मिलते हैं उसके बाद इमरान खान से मुलाकात होती है, नाम फाइनल हो जाता है। बहुत अहमियत के हामिल है इस वक्त जहांगीर खान तरीन। अगर आज़ाद के टिक्का ये तो बताएं ना, आपने तो नाम अलीम खान का ले दिया, तो जरा इस तरफ दोबारा चलते हैं हम कि चीफ मिनिस्टर के हवाले से और भी नाम है। लेकिन अभी आपने ब्रेक जब थी तो इसमें आपने एक खबर ब्रेक की है कैबिनेट के पोर्टफोलियोज के हवाले से, तो उसकी जरा तफसीलात बताएं ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक बहुत लंबी फौज है पीटीआई के अंदर, फिर अलाइड पार्टीज के अंदर, किस तरह अकोमोडेट कैसे करेंगे? बैठे लोग उम्मीदें लगा के बैठे, हमें क्या मिलेगा? जी बिल्कुल ज़मीर भाई, बुनियादी तौर पे इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि कम अज़ कम 20 से ज़ायद तो काबीना नहीं होगी। जो पहली काबीना होगी उसमें शेख रशीद इमरान खान के साथ तकोदो करते रहे, मुसलसल तहरीक का हिस्सा रहे। तो शेख रशीद ने वजारत दाखिला मांगी थी, वो शायद उन्हें नहीं दे रहे, वज़ीर रेलवे दे रहे हैं, चूँकि रेलवे की वजारत भी बहुत बड़ी वजारत है। ख्वाजा साद रफ़ी के बाद तो और अहमियत की हामिल है। शेख रशीद यहाँ रह चुके हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उन्होंने इमरान खान ने अपने पास रखनी थी, यानी फवाद चौधरी आइडियल थे और बड़े अरसे से तर्जुमान हैं, पसंदीदा हैं इमरान खान के। तो फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कलमदान सौंपने का फ़ैसला किया है। खुसरू बख्तियार जो कि जनूबी पंजाब में, उन्हें अकामोडेट करना था, तो शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया, उन्हें बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। उसके बाद खुसरू बख्तियार को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो दी जा रही है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के लिए और भी नाम बहुत थे, शिबली फराज था, इसके अलावा मोहसिन अजीज़ थे और कई लोग थे, जिसमें नुमान वज़ीर भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन ये वजारत जो है वो खुसरू बख्तियार को दी जा रही है, बड़े बड़े नाम छोड़कर पार्टी के जो आप कह रहे थे। इसी तरह सेनेटर आज़म स्वाति को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तजर्बा भी है, उन्हें उनका बड़ा रोल रहा है हुकूमत साजी में भी, उन्हें ये वजारत दी जा रही है। उसके अलावा अगर देखें तो इत्तलात व नशरियात के अलावा जो डॉक्टर आरिफ अलवी को बहुत हैरान कुन बात यह है कि अचानक सामने आए हैं कि उन्हें सदर पाकिस्तान लगाया जा सकता है। 8 सितंबर को चूँकि ओहदा खाली हो रहा है, उर्दू स्पीकिंग है, तो उर्दू स्पीकिंग ही उन्हें सदर मुमलिकत ला रहे हैं, और कराची से महाजर। और लेकिन टिक्का खान ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया, ये आप कोलेशन पार्टनर जो है वो इतने ज़्यादा लोग हैं, सिर्फ एक बंदे का नाम बताया है खुसरो बख्तियार का, कि जिनको वजारत अकोमोडेट किया जाएगा, बाकी जो है उनको कहीं नहीं अकोमोडेट किया, उन्होंने कहीं नहीं लगाया। पीएमएलक्यू के शाह महमूद कुरैशी नहीं, वो तो अपने हैं, पार्टी के अंदर है ना, वो तो पार्टी के हैं, अलाइड जो हैं, अलायंस। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक तो इत्तेहादी जो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसे दी जा रही है आईपीसी यानी बैनुसूबाई राब्ता। एमकेएम को दी जा रही है ओवरसीज। एमकेएम की बड़ी डिमांड थी कि उन्हें पोर्ट एंड शिपिंग दी जाए, लेकिन एमकेएम की डिमांड ये इमरान खान ने खुद कहा है कि अली जैदी को लगाया जाए, चूँकि बहुत अहम ये मिनिस्ट्री है। उसके बाद एमकेएम को और भी वजीर मुमलिकत भी बनाया जाएगा। हाउसिंग में हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं एमकेएम वाले, वो नहीं मांगी उन्होंने। बिल्कुल, ये हाउसिंग की मैं बात करने जा रहा था कि हाउसिंग या तो एमकेएम वालों को मिलेगी, या फिर चूँकि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ भी है, इसमें तारिक बशीर चीमा भी कैंडिडेट हैं, शायद हाउसिंग उन्हें दें, चूँकि उन्हें एक मिनिस्ट्री वफाक में मिलेगी और एक स्टेट मिनिस्टर, और इसी तरह पंजाब में भी मिनिस्ट्री मिलेगी।
तो काबीना में सारे लाइंस जो है उनको अकोमोडेट किया अच्छा जाएगा। टिक्का, ये डिफेंस मिनिस्टर के लिए शायद आपने शफकत महमूद साहब का नाम बताया, तो शीरी मजारी क्या बनेंगी? जी, डिफेंस मिनिस्टर तो शफकत महमूद आइडियल है, साथ शिबली फराज का नाम भी उनके साथ आ गया है, लेकिन डॉक्टर शीरी मजारी का बहुत पॉलिसी मेकिंग में रोल है। डॉक्टर शीरी मजारी स्ट्रेटजी स्टडीज़ में बहुत इमरान खान की आइडियल हैं और वैसे भी पसंद किया जाए। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाने का अभी फैसला हुआ है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थी या तो फॉरेन मिनिस्टर या फिर कोई और मिनिस्ट्री नहीं, फिर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगी, तो सबसे अहम रोल उनका होगा पूरी दुनिया के साथ रवाबत। इसके अलावा पॉलिसीज़ तैयार करेंगी, एंटी टेररिज्म पॉलिसी उनकी होगी, डिफेंस पॉलिसी उनकी होगी, फॉरेन पॉलिसी उनकी होगी। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी चूँकि उन्होंने बना रखी हैं और उनका होमवर्क, बिल्कुल टिक्का आपने बिल्कुल सही कहा, होमवर्क तैयार है। श्याम साहब, टिक्का क्योंकि मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट रिपोर्टर्स एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीटीआई, इनके बहुत मतलब ग्रिप है इस पे, तो जरा पंजाब के मुतालिक तो इनको मतलब पता है ना। वैसे टिक्का को पता है कि कौन बन रहा है चीफ मिनिस्टर, ये और ये भी साथ पूछें कि वो जनूबी पंजाब से वो राय हसनैन है, क्या नाम है उनका? नाम वो भी तो सेंट्रल पंजाब से है, राय क्या समथिंग नाम है। हाँ जी, वो भी बीच में आए थे, वो उनके साथ क्या हुआ? फिर ये आपके राजा यासिर हैं, चकवाल वाले मोहम्मद असलम इकबाल। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अलीम खान की, कि अलीम खान को इमरान खान खुद भी बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और साथ ही जहांगीर खान तरीन भी, और बाकी सारे लोग पार्टी को शायद कम एतराज़ है चूँकि उनकी खिदमात बहुत हैं, उसको सराहा जा रहा है उनकी, लेकिन चूँकि नैब केसेस आ गए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मुसलसल पेशियाँ उन्हें भुगतनी पड़ रही हैं, तो शायद अभी इस वजह से थोड़ी सी पार्टी हेजिटेट कर रही है, इमरान खान को फैसला करने में मुश्किल हो रही है। और सेकंड कैंडिडेट जो हैं यकीनन मियां असलम इकबाल इस वक्त आइडियल समझे जा रहे हैं, चूँकि जहांगीर खान तरीन से भी मिले और साथ ही उनकी मुलाकात इमरान खान से 1-on-1 बनी गाला में भी हुई। इसके बाद अभी भी उनसे रवाबत हैं और वो ख़ुद भी कॉन्फिडेंट हैं, पार्टी भी मियां असलम इकबाल के नाम पे तो सारे एतमाद कर रहे हैं, किसी को एतराज़ भी नहीं। सेंट्रल पंजाब लाहौर के रहने वाले हैं और इस वजह से आइडियल समझा जा रहा है, चूँकि अकामोडेट किया जाएगा बाद में, चूँकि 1 यूनिट बनेगा, यूनिट अलहदा कर दिया जाएगा उसको जनूबी पंजाब पंजाब में से किसी को सीएम बनाया जा सकता है। ये बताएं, अलीम खान का केस, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह उनका नाम आ रहा था, ये ऊपर नीचे नैब में क्यों उनको बुलाया जा रहा है जबकि कोई चीज़ साबित नहीं हुई? और जो इतलात हम पढ़ते हैं अखबारात में देखते हैं, सारी चीजें दे दी, जितनी हाउसिंग स्कीमें बनी थी उसकी डिटेल उन्हें सब दे दी, सारी डॉक्यूमेंटेशन, इसके बावजूद मामला उस बेचारे का कहाँ फंस गया? ये उन्हें खुद तशवीश लहा कि भाई हर डॉक्यूमेंट वो दे चुके हैं, तमाम सवालों का जवाब दे चुके हैं, एक केस निकलता है, दूसरा केस निकलता है ऑफशोर कंपनीज का, ज़मीनों की मलकियत का, इसके अलावा जो आमदन से ज़्यादा उनके पास रकम है जो शो नहीं की गई, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ जो एसेट्स हैं वो रकम कहाँ से आई। वो ख़ुद तो कहते हैं कि वो बिज़नेस करते हैं, ज़मीन ले रहे हैं, एक अरसे से ज़मीन का बिज़नेस कर रहे हैं। तो हैरान कुन ये बात है कि नैब की पूछ रही है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, वो बताते हैं कि वो बिज़नेस कर रहे हैं, नैब इससे मुतमईन नहीं। वो इत्मीनान करते 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 ये मरहला गुजर जाएगा और वज़ीर आला कोई और बन जाएगा। यकीनन। अच्छा जरा क्विकली, क्योंकि मैंने ब्रेक की तरफ जाना है और टिक्का आपका शुक्रिया भी अदा करना है, लेकिन मुझे जरा क्विकली बताएं कि अलीम खान नंबर 1 थे, अब शायद डाउट में हो गया, नंबर 2 मोहम्मद असलम इकबाल, तो वो अभी नंबर 1 पे आ गए हैं, इसके बाद राजा यासिर का नंबर था। बिल्कुल, राजा यासिर को इमरान खान पसंद करते हैं, लेकिन पार्टी बहुत ज़्यादा रजिस्ट कर रही है कि एक यंग बिल्कुल ना तजर्बाकार एक नौजवान कैसे इतना बड़ा सूबा संभालेगा। वहाँ पे महमूद रशीद का नाम भी पार्टी के बाद हल्के ले रहे हैं कि चूंकि अगर कोई नहीं मिल रहा तो फिर महमूद रशीद बेस्ट ऑप्शन है। इमरान खान ने ऑप्शन कोई और सोच रखा हो तो वो नहीं पता, चूंकि वो इस वक्त सरप्राइज देने के मूड में है। महमूद खान का भी सरप्राइज था, अगरचे फैसला उन्होंने कर लिया था, अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने खुद अनाउंस करके। बहुत बहुत शुक्रिया टिक्का आपकी इनपुट का, और आइंदा भी हम आपसे लेते रहेंगे। मेरा ख्याल है जिस तरह लीडर ऑफ द ओपोजिशन रहे, मेरा ख्याल है लेकिन अब ये देखिए, लेकिन आज पहली दफा टिक्का खान सानी ने कहा कि मतलब एक सरप्राइज ये भी हो सकता है कि जो कतई तौर पर डिस्कस नहीं हो रहा है शाम साहब, महमूद रशीद साहब, इसका मतलब है कि फाइनल डिसीजन जहांगीर तरीन जो है ना वो गो एड वहीं से आता है। देखें अब पंजाब जहां का जो ताल्लुक है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक बात माननी पड़ेगी कि सारी अपॉइंटमेंट्स में बड़ी प्रेशराइज नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब का जो ख्वाब था ना चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने का,
वो अब जरा मतलब अब तो वो उनका इंफॉर्मेशन भी मिनिस्टर टूटा, होंगे। शाह महमूद कुरैशी का टूटा, मेरा उससे ख्याल है- पहले नहीं, आपके दोस्त चौधरी ऑफ- निसार साहब का टूटा ना बने, वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब टूटा अच्छा, भाई। ऑफिशियली वेलकम ना कर ले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, फवाद साहब को मुबारकबाद दे दें, लेकिन ये है शाम साहब, ये सारे नाम आ गए। अलीम खान के ऊपर भी उन्होंने टिक्का खान सानी ने भी बताया, राजा यासिर, मियां मोहम्मद असलम, अब एक नया नाम आ गया। जो सूरत हाल चल रही है, इमरान खान को यकीनन मतलब कहा यह जाता है, इनसाइड लोग ये भी मुझे भी मतलब बताते हैं, टिक्का खान सानी, कि जी किसी को नहीं पता कि इमरान खान ने सोचा क्या हुआ। मीटिंग्स कर रहा है, मियां मोहम्मद असलम इकबाल को शायद दोबारा कल परसों बुलाया हुआ है 1-on-1 मीटिंग के लिए खान साहब मिलने, और वो बहुत सीनियर लीडरशिप जो है वो भी कहती है कि हमें नहीं मालूम। मियां असलम इकबाल को मैं जाती तौर पे बिल्कुल नहीं जानता, मेरी शायद कभी मुलाकात भी उनके साथ नहीं, नहीं यंग मैन, लेकिन मतलब देखिए तो उन्होंने वो गवर्नमेंट में भी रहे हैं, पहले भी एमएनए रहे हैं, एमपीए रहे हैं, और खासे अरसे से उनका कैरियर जो है ना वो चल रहा है, और वो एक पॉलिटिक्स में है, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। ज़मीर, मेरा ख्याल है कि इसमें एक फैक्टर जो है ना कि जी क्लीन नीट क्लीन आदमी होना चाहिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन कोई तजर्बा भी कोई चीज़ रखती है। पंजाब को चलाना कोई आसान काम नहीं है। पंजाब में रोज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान है, और फिर इतनी फॉर्मेडेबल ओपोजिशन वहाँ पे भी है। आपके ख्याल में तो वो इतना आसान होगा चलना? तो उन्होंने वो स्पीकर जो है वो परवेज इलाही साहब को ले लिया है ना, परवेज इलाही साहब ने मालूम पूरी है। कोशिश की थी और पूरा दाना डाला था कि जी मैं संभाल लांगा, मेरे पे यकीन करो, लेकिन फिर पार्टी की ओपोजिशन भी देखनी थी कि भाई वो 6 सीटें जो उन्होंने जीती हैं वो भी पीटीआई के रहमो करम से मैं कहूँगा जीती हैं, वरना चौधरी का तो चौधरी बरादरान तो अब बेचारे 5 साल तक हो चुका हुआ था, काफी अरसे से 5 साल तक उनका घर इस्लामाबाद का जो ना वो गैराबाद था, आबाद होना शुरू हो गया, पहली दफ़ा लोग करीब गए। तो ये मानना पड़ेगा कि पीटीआई की सपोर्ट से ही, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट सीट एडजस्टमेंट की थी ना, कोई खड़ा नहीं किया था, इसलिए बंदे जीत गए। बिल्कुल नहीं, वो तो है, लेकिन एहसाम साहब ये जो सारी अपने कहते हैं, मैं ये बात कर रहा था कि ज़्यादातर जो इनके पार्टी के लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ही फैसला कर रहे हैं। मतलब इतना ठीक है, टिक्का भी कह रहा है, आप भी कह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन का रोल बड़ा अहम है, नो डाउट, लेकिन फैसला जो है वो इमरान अपनी जो है वो, अब कुछ लोग तो और भी बातें करते हैं लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन इमरान खान बहुत ही सोच समझ कर क्लीन आदमी, और के बाद जहां पे मतलब ठीक है, नो डाउट कि वो अलीम खान को बहुत चाहते थे, लेकिन जिस तरह ही मतलब वो चीजें नहीं क्लीन साफ हो सकी ना अलीम खान के हवाले से पहले की सूरत हाल कुछ और थी। इलेक्शन होने के बाद हम सब लोग ये कह रहे थे कि जी इतने बड़े बड़े फैसले इमरान खान साहब अकेले कैसे करेंगे, और फिर जितना उनके ऊपर दबाव होगा, ब्लैकमेलिंग भी होगी, फिर आप देखें हंग पार्लियामेंट है, जिस तरह उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी नंबर गेम में इतने नहीं, और उनको एक अच्छी खासी तादाद बड़ी कहा जा रहा है कि शायद स्पीकर के इलेक्शन में कोई थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट से होगा ना, कई लोग जो नाराज़ होंगे, हो सकता है वो राइट लेफ्ट किसी तरह और भी चले जाएँ, लेकिन उम्मीद तो की जाती है कि जी लोग जो इनके साथ हैं उनके साथ देंगे। देखिए ज़मीर, एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये लीडरशिप का इम्तिहान ऐसे वक्त कड़े वक्त नहीं होता है कि अब आप दबाव में आएंगे कि नहीं आएंगे। एज वी स्पीक इमरान हैज़ रिफ्यूज़ टू कि किसी तरह से भी कोई किसी प्रेशर में नहीं आए। हाँ, जहांगीर तरीन का एक बड़ा भरपूर रोल है, और जहांगीर खान तरीन की मेरा ख्याल है जो हमें मानना पड़ेगा कि पार्टी के लिए बेताशा खिदमात हैं, और जिस तरह लोगों को साथ लेके आए, उनके बारे में लतीफ़े भी बन गए, लेकिन पैसा भी उन्होंने खर्च किया, अपना ज़ाती असर की इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात है, देखिए अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बेटे को भी इलेक्शन में नहीं खड़ा किया बिल्कुल। इस पर जरा मजीद हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी और PMLN वाकई इकट्ठे चलेंगे, और जिस तरह आज इमरान खान साहब ने जाके बिलावल से वो मिले हैं और बड़ी गर्मजोशी से, तो कहा यह जाता है कि शायद किसी वक्त पर पीपल्स पार्टी को हुकूमत की या फिर PTI को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़े, ख़ास तौर पर सेनेट के मामला को जब देखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शाम साहब ज़रा क्विकली इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने खुद भी कहा था कि सऊदी अरब की तरफ से इतना अच्छा जेस्चर आया है कि शाह सलमान साहब का फोन आया, सबसे बड़ी खबर वही है। जरा क्विकली इनसे बात कर लें कि जरदारी साहब के पास क्या ऑप्शंस होंगी आने वाले दिनों में, अगर माइनस जरदारी या जरदारी पिछले कर्टन के पीछे हो, तो क्या पीपल्स पार्टी और PTI किसी वक्त जाके, क्योंकि नोइंगली सेनेट में जो मामला हैं आने वाले दिनों में जो भी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, जिस तरह आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि फैसलों का मरकज पार्लियामेंट होगा। देखिए बात यह है कि जरदारी साहब की शख्सियत को अगर सामने रखें, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के, उससे हट के
कि वो दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन जब किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं या जो उनको कोई ज़िच करने की कोशिश करे तो फिर वो भी नहीं भूलते। और मेरा ख्याल है उन्होंने सो मैनी वर्ड अपने बयानात से साबित किया कि वो PMLN के साथ नहीं चलेंगे। अब ये बादल नखास्ता एक, क्योंकि दोनों का ग्राउस एक था कि जी इलेक्शन में रिगिंग हुई है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी जो सिंध तक रह गई थी, पहले से ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो उनका ग्राउस तो नहीं बनना चाहिए इस हवाले से। इसी तरह PMLN को सीटें पूरे सेंट्रल पंजाब से आप देख लें जीत के आए, इसके बावजूद कह रहे हैं रिगिंग है। फिर आपने पूछा भी था उनसे खुर्रम दस्तगीर साहब से कि जी अगर रिगिंग हुई तो आप कैसे जीत गए। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से आज जिस तरह मुजाहरा पार्लियामेंट में हुआ, उससे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ज़्यादा देर तक मामलात नहीं चलेंगे। और फिर जो आपने पहले हम बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट करने की कोशिश की थी रिगिंग के खिलाफ, वो बात नहीं बनी इलेक्शन कमीशन। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा PTI को हो सकता है। और मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, कि इमरान खान साहब जो है ना वो बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने में इतनी हिचकिचाहट नहीं होगी। जरदारी साहब हो सकता है फॉर द टाइम बिंग मसलियत के तहत वो पीछे बैठ जाएं, तो ये आगे आए इनका कोऑपरेशन हो और फिर इसमें फ्यूचर। और देखिए इसमें पीपल्स पार्टी का बेनिफिट इन सिंध भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उनके पास तो हुकूमत है, PMLN के पास तो अब कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ओपोजिशन में देखें ना, दूसरी बड़ी पार्टी तो PTI है, तो वहाँ पे भी हुकूमत चलाने के लिए पार्लियामेंट में ओपोजिशन में PTI के लिए भी शायद उसमें गेन हो। लेकिन शाह सलमान साहब का टेलीफोन कल जो है, प्रिंस सलमान का फोन आया था उनके साहबजादे का, शाह साहब। देखें अब पिछले चंद दिनों से आप देख लें कि शाह साहब जो बादशाह हैं वो कह रहे हैं कि जी 85-90 के करीब में, बड़ा कम इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से, अमेरिका गए उसके बाद से बड़े कम, या ट्रम्प साहब कोई सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए उनका टेलीफोन आना और गुफ्तगू करना और फिर इमरान खान को दावत देना कि आप आएँ और इन सो मेनी वर्ड्स के जी हम आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि मेरे हिसाब से आज की सबसे बड़ी खबर ये है, देखिए पाकिस्तान को एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, नो डाउट अबाउट दैट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट चाहिए $12 बिलियन इमीडिएटली। अब देखें चंद दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि $4.5 बिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है ना कमोडिटी इंपोर्ट के लिए वो पैसा देंगे, मेनली 3 साल की फैसिलिटी होगी, लेकिन हमें कैश पैसा चाहिए। देखिए ना इस हवाले से जो अमेरिका जो हमें मदद कर सकता है, सऊदी अरब शायद कोई नहीं करेगा। और फिर तारीख बताती है कि हर मुश्किल वक्त में उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नहीं देखा जिसको कहे थे आते कि उन्होंने $1.5 बिलियन आपको याद है वो तोहफा दिया था, तोहफा दे दिया था, और उसका कई हिसाब किताबों में नहीं है वो पैसा कहाँ गया। एक मैसेज तो और भी आया ना शाह सलमान साहब की तरफ से इमरान खान को फोन करना, कल प्रिंस सलमान का आना, आज फोन आना कि भाई नथिंग डूइंग, इस दफा नवाज शरीफ साहब को नहीं हम बेल करवा सकते, बेल आउट नहीं हम नहीं लेके जाते। एक तो ये इशू हो गया। एक लाइटर नोट पे देखिए मेरा ख्याल है ज़मीर सूरत हाल इस वक्त है कि पाकिस्तान जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से सऊदी अरब के साथ खड़ा है। एक रिसेंट वाक़या हुआ कनाडा ने कि वज़ीर आज़म ने ह्यूमन राइट्स की बात की, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह जनरल राइस शरीफ 44 ममालिक की एक आर्मी को वहाँ पे आर्मी को एक हेड है उसके वो एक कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल, और आज मैंने एक इंपॉर्टेंट बंदे से बात की थी, उन्होंने कहा जी ग्रेटर हमारा एक इनके साथ इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन होने जा रहा है और बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है, यमन के हवाले से भी, अदरवाइज़ भी पाकिस्तान जब भी कभी इंसर्जेंसी हुई है पाकिस्तान उनको सपोर्ट किया, धड़ल्ले से किया है। और मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है, सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है और चाइना भी रहा है, लेकिन चाइना फिर इफ एंड बट के साथ पैसा देता है। चाइना प्योर बिजनेस करता है ना, दुकानदार की तरह, मुझे बता बेचूंगा इसके पैसे लूंगा, थोड़ा बहुत तुम लोगों के साथ कंसेशन भी करता है। रिटर्न हिस्ट्री कहते हैं, उसमें कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क ने $1.5 बिलियन आपको कहा ये तोहफा यहाँ पे? कभी नहीं हुआ। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उन्होंने दिया था। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि जी उनके साथ हमारे कोऑपरेशन ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे और इमरान खान जब जाएंगे और उनको बताएंगे कि जी पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और डेफिनेटली बताएंगे कि जी सूरत हाल इस वक्त जो दरपेश है नवाज शरीफ साहब को वो क्या है, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। और इतलात यही आ रही हैं कि बाहर के ममालिक ने एक किस्म के हाथ उठाए हैं, वो कहते हैं जी हमने देख चुके हैं, अब इस हवाले से हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक फौरी तौर पे जो हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल सकती है वो ये है। दूसरी अहम चीज़ जो मुझे एक साहब ने बताई है वो बड़ी अहम है। 2016-2017 में मोदी ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने GCC कंट्रीज़ का विज़िट किया था, कुवैत गए थे और ओमान गए थे, UAE गए थे, सऊदी अरब गए थे, बड़े उन्होंने मैन पावर एक्सपोर्ट के जो ना उन्होंने ऑर्डर दिए थे। अब कहा जा रहा है कि ये काम बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है फौरी तौर पे जो है ना। और इस हवाले से देखें ना PMLN के सेनेटर अनवर बेग साहब ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट पूरा बना के दिया। अच्छा, उनका ये दावा है कि जी मैं पाकिस्तान को ये IMF से मैं ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करने के हवाले वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंस है इस वक्त तकरीबन 19 मिलियन रह गई है, इसको हम डबल कर देंगे। अब ये
कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन मौका है कि उनकी सजेशन लेके जाएं वहाँ पे और पाकिस्तान मैन पावर एक्सपोर्ट बढ़ाए। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें फौरी तौर पे बेताशा पैसा मिल इमरान सकता है। खान वुड मतलब नोइंगली हिज करिश्मा एंड हिज मतलब जो भी है क्लीन आदमी है, साफ आदमी है, फिर एक बड़ी मैसिव सपोर्ट से पार्लियामेंट में आके बैठा है। जो आज शाह सलमान साहब ने, जो किंग हैं सऊदी अरब के, उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि जी आपको जो इतनी आवाम ने सपोर्ट किया और वो हमारे दिलों के बहुत करीब बहुत है, significant पाकिस्तानी है, अवाम। बहुत बड़ी अब बात मुझे है। बताएं कि अगर इमरान खान इस वक्त ये पूरा जोर डालें, कतर में इंडियन, श्रीलंकन और साउथ एशियन कंट्रीज की लेबर है, पाकिस्तान की लेबर नहीं है, कुवैत है, दूसरे मुल्क हैं। ज़मीर पिछले 15 साल से कुवैत पे बैन लगा हुआ है। 1-2 स्मगलिंग के वाक़यात हुए थे, नारकोटिक्स ही उन्होंने बंद कर दी थी। देखिए नवाशी साहब एक उनके दो लोग थोड़े तो नहीं होते। चलें, मेरा मतलब है कि अब नवाशी साहब के ताल्लुकात इन रूरल्स के साथ हमेशा अच्छे रहे। उनको रहे कहा हैं, गया कि जी बिल्कुल। आप यूज़ करें अपने गल्फ ताल्लुकात। कंट्रीज से बिल्कुल रहे हैं। जब कभी गए भी हैं उन्होंने इनसे बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है ये आइडियली जो है ना, ये इससे अच्छा मौका नहीं होगा ज़मीर कि फौरी तौर पर जाके आप मैन पावर एक्सपोर्ट बढ़ाएं और जितना पैसा वहाँ से आता है। अब मुझे बताएं ना, रेमिटेंस क्या चीज़ है? अब $20 बिलियन आपको मिल रही हैं और फिर मैं कहता हूं बड़ी इसका क्रेडिट इंटरेस्टिंगली है पीपल्स पार्टी के ज़माने में हमारी रेमिटेंसेस दुगनी हुई थी। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल। उन्होंने इस पे काम किया था और इस पे अभिषेक साहब ने भी बड़ा काम किया था जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल है सेनेटर अनवर बेग जैसे लोगों को सपोर्ट किया जाए, उनकी मायराना राय लेके उनको साथ ले जाया जाए और ये काम आसानी के साथ हो सकता किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अनवर बेग साहब ने पहले बहुत इस पे काम भी किया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, बड़ा इवेंट आ रहा है इस वक्त जो मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, दैट इज UNGA, समटाइम्स बाय दी थर्ड वीक और लास्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है, UNGA। उससे पहले अगर इमरान खान साहब सऊदी अरब का दौरा कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद ये उम्रा अदा करना चाहते हैं, वो शुक्राने का नफल भी वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, और जिस तरह आज किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, मैं भूल जाऊंगा जो मुझे जिन साहब ने जिक्र किया, बड़े हाई लेवल बंदे से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात में तनाव है, इसमें सऊदी अरब बड़े भरपूर तरीके से हमारी मदद करेगा कि वो वन साइडेड जो ट्रम्प साहब चले हुए हमारे खिलाफ सैंक्शन लगवा रहे हैं। अभी आप देख लें, हमारे जो फौजी जाते थे उन पर पाबंदी लगाई, FATA में हमें टफ टाइम दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है ना वो डेफिनेटली इस हवाले से सपोर्ट करेगा, वो एक मीडिएशन भी कर सकता है और अमेरिका को वो बहुत सारे तरीकों से कह सकता है कि जी हाथ होला रखें, आप क्या कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, तो जिस तरह इसीलिए मैंने ये बात की ना, क्योंकि जब UNGA में जाने से पहले, या हो सकता है बायलैटरल भी उसी दौरे में हो जाए, नॉर्मली नहीं होता है लेकिन कभी कभार हो भी जाता है बायलैटरल बिटवीन द हेड्स ऑफ द टू कंट्रीज ड्यूरिंग UNGA, तो उससे पहले अगर सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब कुछ एश्योरेंसेस ट्रंप से भी ले लेता है, तो ये तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर इमरान खान। देखें, और अब ये जिस तरह आपने खुद कहा कि जी ये अगर सऊदी अरब कुछ एश्योरेंसेस देने के लिए तैयार है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला भी बेहतर करवा सकता है, उस हवाले से अगर ये जो सारी सूरत हाल है, तो ये मतलब मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या इमरान खान साहब को ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो UNGA पे जाने से पहले, अगर वो जाएंगे तो उससे पहले सऊदी अरब का मेरा ख्याल है अपनी तौर पे कि सऊदी अरब पहले जाएंगे, जो ट्रेडिशनली हर प्राइम मिनिस्टर पहले जाता है वहाँ जाएंगे। देखें ज़मीन मॉरल स्टैंडिंग बड़ी इनकी इस वक्त मजबूत है। अब देखें, उनके वर्स्ट क्रिटिक भी कहते हैं कि जी इमरान पे आप 20 इल्ज़ाम लगाएं लेकिन करप्शन का एक ढेले का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ठीक है, इस हवाले से आप देख लें कि जो जिस तरीके से सारी दुनिया के पॉपुलैरिटी सामने आ गई, सारी दुनिया के एम्बेसडर जाके मिल चुके हैं, रशिया के रह गए थे वो भी जाके अगले दिन को मिलके आ गए। तो मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल सतह पे भी रिकॉग्निशन है, लोग बातचीत करना चाहते हैं एंड होपफुली आने वाले दिनों में चीजें और ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर होती जाएंगी। एंड आई एम कन्विंस्ड कि इकोनॉमिक एजेंडा और तमाम वो जो एहसन इकबाल साहब ने बोला कि आटा दाल का भाव मेरा ख्याल है माशी हिकमत अमली जो है ना तैयार करनी चाहिए। इस हवाले से सऊदी अरब में बड़ी भरपूर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही ना। तो और ये आई थिंक दे मस्ट हैव डन देयर होमवर्क। और अभी हमारे प्रोग्राम हो गया नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।